क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सुपर पावर अमेरिका, रोम या यूनान नहीं था? इतिहास की किताबों में हम अक्सर रोमन साम्राज्य या फिर यूनानी दर्शन की बात करते हैं, लेकिन सच यह है कि दुनिया का सबसे पहला और असली ग्लोबल सुपर पावर था पर्शिया यानी फारस, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। करीब 2500 साल पहले इस साम्राज्य का झंडा एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों पर लहराता था। उस दौर की दुनिया की कुल आबादी का लगभग 44% हिस्सा सिर्फ एक राजा के अधीन था। एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई दूसरा देश तोड़ नहीं पाया। लेकिन आज पर्शिया से ईरान बनने की कहानी सिर्फ राजाओं, ताज, युद्धों की नहीं है। यह कहानी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी है। भाषा, खाने, संस्कृति। अगर आप आज अदालत जाते हैं, बाजार से सामान खरीदते हैं, समोसा खाते हैं, तो आप अनजाने में उसी सभ्यता की विरासत को जी रहे होते हैं जिसने कभी पूरी दुनिया को एक शासन और एक व्यवस्था के नीचे जोड़ा था। और इसीलिए आज पर्शिया के उस लंबे सफर पर हम आपको ले चलेंगे जिसने हजारों सालों में टूटते बिखरते हुए खुद को बदलकर आज का ईरान बना दिया। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हिस्ट्री बुक को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी और कहानियां हम आप तक ला सकें। अब शुरुआत कहानी करते हैं। आज दुनिया जिसे ईरान के नाम से जानती है, ये कोई नाम नया नहीं है। ईरान शब्द का मूल अर्थ है आर्यों की भूमि। करीब 4000 साल पहले जब मध्य एशिया के घास के मैदानों से आर्यों की एक शाखा भारत की ओर बढ़ी, तो दूसरी शाखा उस ऊंचे पठार पर जा बसी जिसे आज हम ईरान कहते हैं। हजारों साल तक बाहरी दुनिया इस इलाके को पर्शिया के नाम से जानती रही, क्योंकि प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने इसे पर्सिस कहना शुरू किया था, जो वहां के एक प्रांत फारस का नाम था। लेकिन वहां के निवासी हमेशा से खुद को ईरानी और अपनी जमीन को ईरान शहर कहते थे। साल 1935 में एक बड़ा बदलाव आया। वहां के राजा रेजा शाह पहलवी ने दुनिया के तमाम देशों को पत्र लिखकर सूचित किया कि अब आधिकारिक तौर पर इस देश को ईरान कहा जाएगा। शाह का मानना था कि पर्शिया नाम केवल एक प्रांत को दर्शाता है, जबकि ईरान नाम उन सभी जातियों समुदाय को जोड़ता है जो हजारों सालों से इस मिट्टी का हिस्सा रहे। यह सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं था, बल्कि प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और आर्यन पहचान को फिर से दुनिया के सामने लाने की कोशिश थी। ईरान के गौरव की असली गाथा राजा साइरस द ग्रेट से शुरू होती है। साइरस को इतिहास का सबसे दयालु, न्यायप्रिय विजेता माना जाता है। एक छोटे से कबीले को एकजुट करके दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिसे अकेमेनिड साम्राज्य कहा गया। साइरस की महानता केवल उन युद्धों में नहीं थी, बल्कि शासन की नीतियों में भी थी। जब साइरस ने बेबीलोन को जीता, तो वहां बरसों से गुलामी कर रहे यहूदियों को न केवल आजाद किया, बल्कि उन्हें उनके पवित्र शहर यरूशलेम जाकर अपना मंदिर फिर से बनाने के लिए सुरक्षा संसाधन दिए। साइरस ने एक मिट्टी के बेलनकार पत्थर पर अपनी घोषणाएं लिखवाई, जिसे आज साइरस सिलेंडर कहा जाता है। इसे अक्सर दुनिया का पहला मानवाधिकार दस्तावेज भी माना जाता है। हालांकि आधुनिक इतिहासकार उस दौर को शाही प्रचार या प्रोपेगेंडा भी मानते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि साइरस ने अपनी प्रजा को धर्म और संस्कृति की वो आजादी दी थी जो उस दौर में लगभग नामुमकिन से थी। साइरस ने सिखाया कि एक साम्राज्य केवल तलवार से नहीं, बल्कि सहिष्णुता और न्याय से मजबूत होता है। साइरस के बाद जब डैरियस द ग्रेट गद्दी पर बैठे, तो ईरान की सीमाओं को और भी विस्तार दिया। इन्हीं के दौर में ईरान की सीमाएं भारत की सिंधु नदी तक पहुंच गई। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश को हिंदुस्तान नाम भी ईरान के प्रभाव की वजह से मिला? प्राचीन फारसी भाषा में सा शब्द का उच्चारण अक्सर ह की तरह होता है, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू कहना शुरू किया और इसके पार रहने वालों को हिंदुस्तानी। डैरियस ने प्रशासन को चलाने के लिए क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की, जहां स्थानीय गवर्नरों को अपने इलाके के विकास की आजादी थी। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली व्यवस्थित सड़क रॉयल रोड बनाई, जो हजारों किलोमीटर लंबी थी। इस रास्ते से भारत के रेशम, मसाले, मलमल के कपड़े ईरान होते हुए यूनान और रोम तक पहुंचते। उस समय तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों पर फारसी प्रशासन की और कला की गहरी छाप थी। पर्शिया की राजधानी अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी, जहां की दीवारों पर बनी नक्काशी आज भी प्राचीन भारत और ईरान के मजबूत संबंधों की गवाही देती है। पर्शिया का वैभव इतना बढ़ चुका था कि वहां के राजाओं को अपनी अजय शक्ति पर घमंड होने लगा। उन्होंने यूनान और मैसेडोनिया पर कई हमले किए, जिससे वहां की जनता में बदले की आग सुलगने लगी। इसी बदले को पूरा करने के लिए मैसेडोनिया का युवा राजा सिकंदर महान अपनी सेना को लेकर निकला। साल 331 ईसा पूर्व में गौगा मेला का युद्ध हुआ, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया।
सिकंदर ने ईरान के राजा डेरियस तृतीय को बुरी तरह हराया। युद्ध के मैदान में जब सिकंदर को राजा डेरियस का मृत शरीर मिला तो वो दुखी हुआ, क्योंकि वो उसे जिंदा पकड़कर उसका सम्मान करना चाहता था। सिकंदर ने राजा की उंगली से वो शाही अंगूठी उतारकर खुद पहन ली, जिसने कभी आधी दुनिया पर हुक्म चलाया था। इसी के बाद पर्शिया की बागडोर यूनानियों के हाथ में चली गई। सिकंदर भले ही विजेता था, लेकिन फारसी संस्कृति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने खुद को एशिया का राजा घोषित किया और वहां के रीति रिवाजों को अपना लिया। उसने अपनी राजधानी को भी जलाया, जिसे इतिहासकार अक्सर उसकी सबसे बड़ी गलती और नशे में किया गया कृत्य मानते हैं। सिकंदर की मौत के बाद ईरान पर कई सदियों तक अलग अलग वंशों का शासन जो था वो देखने को मिला, जिनमें पार्थियन और सासनियन प्रमुख थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव 7वीं सदी में आया। अरब की मरुभूमि से इस्लाम की एक नई लहर उठी, जिसे सासनियन साम्राज्य को उखाड़ फेंका। उस समय ईरान का आधिकारिक धर्म पारसी धर्म था, जिससे अग्नि को पवित्र मानकर उसकी पूजा की जाती थी। अरबों की जीत के बाद ईरान में धार्मिक और सामाजिक बदलाव का दौर शुरू हुआ। अपनी प्राचीन आस्था और पवित्र अग्नि को बचाने के लिए हजारों पारसी लोग वहां से नावों में सवार होकर भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे। किस्सा संजन के अनुसार जब वे गुजरात में राजा जदी राणा के पास पहुंचे, तब राजा ने दूध से लबालब भरा एक कटोरा दिखाया, जिसका मतलब था कि मेरे राज्य में अब और जगह नहीं है। पारसियों के धर्मगुरु ने उस दूध में थोड़ी सी चीनी डाल दी, जो बिना गिरे दूध में घुल गई। उन्होंने संदेश दिया कि हम आपके समाज में चीनी की तरह मिल जाएंगे और उसे मीठा कर देंगे। आज भारत के विकास में पारसी समुदाय का जो अतुलनीय बलिदान है, उसकी नींव उस ऐतिहासिक समझौते से पड़ी। अरबों के शासन के शुरुआती दौर में फारसी भाषा और पहचान लुप्त होने लगी। राजकाज की भाषा अरबी हो गई, पुरानी कहानियां भुलाई जा रही थी। ऐसे में फिरदौसी नाम के एक महान कवि का उदय हुआ। 30 साल में कड़ी मेहनत से शाहनामा लिखा, जिसमें प्राचीन पर्शिया के राजाओं और योद्धाओं की 60,000 छंदों वाली शौर्य गाथाएं थी। कहा जाता है फिरदौसी ने काम इसलिए किया ताकि फारसी भाषा और ईरानी संस्कृति को मरने से बचाया जा सके। महमूद गजनवी ने वादा किया था कि वो हर शब्द के लिए एक सोने का सिक्का देगा। हालांकि गजनवी अपनी बात से पलट गया। फिरदौसी ने गरीबी में दम तोड़ा, लेकिन उसके इस खिताब ने फारसी भाषा को हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया। आज भी ईरान में फिरदौसी को वही सम्मान प्राप्त है जो भारत में तुलसीदास जी को है। शाहनामा केवल एक किताब नहीं, बल्कि ईरान की खोई हुई आत्मा को वापस पाने का जरिया है। 13वीं सदी में ईरान के इतिहास का सबसे भयानक दौर आया, मंगोलों का हमला। साल 1219 में जब ईरान के गवर्नर ने चंगेज खान के व्यापारियों को जासूस समझकर मार दिया, तो चंगेज ने ईरान के शहरों को कब्रिस्तान बना दिया। चंगेज खान इतना क्रूर था कि उसने गवर्नर की आंखें और कान में पिघली हुई चांदी डलवा दी, जिसने उसके दूतों का अपमान किया था। निशापुर और समरकंद जैसे खूबसूरत शहरों की ईंट से ईंट बजा दी गई। मंगोलों ने वहां के महान पुस्तकालयों को जलाया, विद्वानों को मार डाला। इसके बाद तैमूर लंग का दौर आया, जिसने खोपड़ियों के मीनार बनवाए। इन हमलों ने ईरान को सदियों पीछे धकेल दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह कि कुछ ही पीढ़ियों बाद वही मंगोल और तुर्क लड़ाके फारसी संस्कृति के इतने मुरीद बन गए कि उन्होंने खुद फारसी भाषा और वास्तुकला को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। 16वीं सदी में सफवी वंश के उदय ने ईरान को नई और स्थायी पहचान दी। राजा इस्माइल प्रथम ने साहसिक ऐतिहासिक फैसला किया। उन्होंने ईरान को सुन्नी इस्लाम से बदलकर शिया देश घोषित कर दिया। यह फैसला केवल धार्मिक नहीं, राजनीतिक भी था। ईरान अपने बगल में स्थित ताकतवर सुन्नी उस्मानी ओटोमन साम्राज्य से अलग दिखना चाहता था। इस फैसले की वजह से आज ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया मुस्लिम देश है। संफी राजाओं के इस दौर में ईरान की कला वास्तुकला ने दुनिया को हैरान कर दिया। आज जो हम ईरान की मस्जिदों में सुंदर नीले टाइल्स और विशाल गुंबद देखते हैं, वो इसी दौर की देन है। इस्फहान जैसे शहरों को आधा जहान कहा जाने लगा, क्योंकि उनकी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं थी। 18वीं सदी में नादिर शाह का उदय हुआ, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह एक साधारण परिवार से था, लेकिन अपनी सैन्य प्रतिभा से राजा बना। साल 1739 में उसने देखा कि भारत में मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, तो उसने दिल्ली पर हमला कर दिया। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने रोकने की कोशिश की, जिसका नतीजा भयानक हुआ। नादिर शाह ने दिल्ली में 57 दिनों तक लूटपाट की और हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा। उस समय इस लूट की कीमत लगभग 70 करोड़ रुपए आंकी गई, जो आज के हिसाब से 10,000 करोड़ ज्यादा है। वो अपने साथ दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर और शाहजहां का मयूर सिंहासन भी लूटकर ईरान लेकर गया। इस लूट के बाद नादिर शाह ने अपने देश ईरान में अगले 3 सालों तक जनता से कोई टैक्स नहीं लिया। इस घटना ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिला दी और भारत के अमीरी का सारा वैभव ईरान चला गया। ईरान और भारत का रिश्ता केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, हमारे जीवन का भी हिस्सा है।
क्या आप जानते हैं कि आपका पसंदीदा समोसा असल में ईरान का संबूसा है? वहां इसमें गोश्त भर के खाया जाता था, लेकिन भारत आकर ये आलू वाला शाकाहारी समोसा बन गया। बिरयानी शब्द फारसी के बिरिया से आया है, जिसका मतलब है तलना। यहां तक कि हमारे प्रसिद्ध गुलाब जामुन का नाम भी फारसी है। गुल यानी फूल और आब यानी पानी। हमारी अदालतों में इस्तेमाल होने वाले सैकड़ों शब्द जैसे गवाह, मुवक्किल, दस्तावेज, जमीन, बाजार, ये सब फारसी शब्द हैं। मुगल काल में भारत के राजकाज की आधिकारिक भाषा फारसी थी। ताजमहल की बनावट में जो संतुलित सुंदरता दिखती है, उसका आधार भी पर्शिया का आर्किटेक्चर है। हम जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, उसका विकसित रूप भी ईरान के प्रभाव से ही आया है। 20वीं सदी में ईरान की किस्मत तब बदली जब वहां काला सोना यानी तेल की खोज हुई। तेल ने ईरान को अमीर तो बनाया, लेकिन दुनिया की शक्तियों के बीच खींचतान का केंद्र बना दिया। साल 1951 में ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मसादिक ने क्रांतिकारी फैसला किया। ईरान के तेल को सरकारी संपत्ति घोषित किया, जिससे ब्रिटिश तेल कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। बदला लेने के लिए साल 1953 में अमेरिका की CIA और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने मिलकर एक गुप्त ऑपरेशन के जरिए मसादिक का तख्ता पलट किया। इसके बाद शाह मोहम्मद रिजा पहलवी को मजबूत किया गया। शाह ने ईरान को पश्चिमी देशों की तर्ज पर आधुनिक बनाने की कोशिश की, जिसे व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। शाह के दौर में ईरान की महिलाएं मिनी स्कर्ट पहनती, वहां की यूनिवर्सिटी दुनिया के बेहतरीन संस्थाओं में गिनी जाती। लेकिन आधुनिकता केवल शहरों तक सीमित थी और आम जनता राजा के भ्रष्टाचार और पश्चिमी झुकाव से नाराज थी। ईरानी क्रांति की नींव उस दिन पड़ी जिस दिन शाह ने पर्शिया के 2500 साल पूरे होने पर पेर्सोपोलिस से खंडरों में दुनिया की सबसे महंगी पार्टी थी। इस पार्टी पर होने वाले खर्च 20 मिलियन से 100 मिलियन डॉलर तक अनुमान लगाया गया। पार्टी के लिए पेरिस के सबसे बड़े रेस्टोरेंट से खाना मंगाया गया। वहां 50,000 गौरैया चिड़िया भी यूरोप से लाई गई, ताकि वो रेगिस्तान में चहक सके। एक तरफ शाह करोड़ों डॉलर उड़ा रहे थे और दूसरी तरफ ईरान की आम जनता गरीब और सूखे से जूझ रही थी। इस फिजूल खर्ची और संवेदनहीनता ने धार्मिक नेता अयतुल्लाह खुमैनी को शाह के खिलाफ बोलने का बड़ा मौका दिया। खुमैनी ने विदेश में बैठकर शाह को इस्लाम का दुश्मन घोषित किया और उनके भाषणों के कैसेट ईरान के घर घर तक पहुंचने लगे। फिर साल 1989 क्रांति आई। 1989 में ईरान की सड़कों पर गुस्सा फूट पड़ा। एक ऐसी क्रांति जिसमें लाखों लोग बिना हथियारों के सड़कों पर उतर आए। शाह को पत्नी के साथ देश छोड़कर भागना पड़ा और अयतुल्लाह खुमैनी 14 साल के निर्वासन में वापस लौटे। रातों रात ईरान एक आधुनिक राजशाही से बदलकर इस्लामिक गणतंत्र बन गया। साथ ही वहां की पूरी जीवन शैली बदली। सिनेमा, संगीत, महिलाओं के पहनावे पर सख्त पाबंदी लगाई गई। क्रांति के तुरंत बाद सद्दाम हुसैन के इराक ने ईरान पर हमला किया, जो 8 साल चला। इस युद्ध ने ईरान को और भी मजबूत कट्टर बनाया। आज ईरान कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच जी रहा है, लेकिन सांस्कृतिक और रणनीतिक ताकत आज भी बरकरार है। वो आज शिया राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है और पश्चिमी एशिया की राजनीति में उसका बहुत बड़ा दखल है। कुल मिलाकर कहें तो पर्शिया से ईरान बनने का सफर से खाता है कि कोई भी साम्राज्य कितना भी महान क्यों ना हो, अपनी जड़ों और जनता की भावनाओं से कटता है तो उसका पतन निश्चित है। साइरस की उदारता से लेकर खुमैनी की क्रांति तक ईरान ने बहुत रंग देखे हैं। आज भी भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट न केवल व्यापारिक बल्कि उस हजारों साल पुराने रिश्ते को फिर से जिंदा कर रहे हैं जो कभी रॉयल रोड के जरिए था। ईरान का इतिहास केवल तारीखों का ब्यौरा नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित सभ्यता की कहानी है जिसने बार बार हार कर भी खुद को नया रूप देना सीखा है। ये कहानी पर्शिया के ईरान बनने की थी। ये कहानी हिस्ट्री बुक पर थी। अगर अब तक आप बने हैं तो जाते वक्त हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और कहानी हम आप तक ला सकें।